तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी मस्ती लाइव पर। और मैं हूं गुंजन यादव और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम अपने सब्जेक्ट साइंस का बायोलॉजी का अगला क्लास लेकर के आए हैं, जो कि पार्ट 3 है। इससे पहले की क्लास में हम आप लोगों को बता चुके थे जंतुओं में पोषण के बारे में, और आप लोग देखे भी हैं वीडियो और देखे भी होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं अपने सब्जेक्ट का अगला क्लास, जिसमें हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं पौधों में पोषण के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो था वहां तक आप लोगों ने जंतुओं में पोषण देख लिए थे। अब जो आज की क्लास होगा वो पौधों के पोषण के लिए तो देखेंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार क्लास से जुड़े रहिएगा और क्लास देखते होंगे। चलिए देखिए, और हम हर वीडियो में ये चीज जाहिर करते हैं कि कभी भी जब कोई चीज शुरुआत हो तो हम अपने माता सरस्वती, जो कि विद्या की देवी माने जाते हैं, उनको एक बार जरूर याद करते हैं। और आप लोग भी जब भी पढ़ना शुरुआत कीजिए, एक बार जरूर ये विद्या की देवी माता सरस्वती को याद कीजिए, क्योंकि इन्हीं के देन से आप इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम चलिए देखते हैं सबसे पहले, और बार बार ये चीज बता रहे हैं अपनी टीमों के बारे में। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को अपना परिचय देने की कोई जरूरी नहीं होगा। आप लोग अच्छी तरह से हमें एवं हमारे सभी टीमों को पहचान लिए होंगे। और एक विशेष सूचना है कि कुछ बच्चे संस्कृत के क्लास के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, तो मैं उनको एक चीज बता दे रहा हूँ कि आपका संस्कृत का क्लास भी सोमवार को अपलोड कर दिया जाएगा। जो संस्कृत वाले सर है वो अभी थोड़ा किसी अपने अन्य काम में व्यस्त हैं, और तो उनका क्लास सोमवार को आप लोग को मिल जाएगा, संस्कृत का भी। चलिए देखते हैं। अब आगे हम लोग विज्ञान, जीव विज्ञान, तो इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। लगातार जो भी वीडियो बनाए हैं उस सारे वीडियो में आपको विज्ञान, जीव विज्ञान की सारी चीजों के बारे में जानकारी देते आए हैं और हमेशा इसकी चर्चा करते आए हैं, तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। आगे हम देखते हैं अपने वीडियो में, क्लास में। चलिए, पौधों में पोषण, इससे पहले जंतुओं में पोषण देख चुके हैं, और वहां तक में अगर कोई दिक्कत हो कभी, अगर जो जंतुओं में पोषण बताए थे कि चलिए जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है, जंतुओं में पोषण कितने प्रकार से होते हैं, जंतुओं में पोषण किन किन विधियों द्वारा होता है, ये सारी चीजें बताए थे। अगर कहीं भी कोई लाइन में, कोई पॉइंट में अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं आप लोग को बार बार ये चीज बताता हूँ कि डायरेक्ट आप लोग कमेंट कीजिए या फिर मैसेज कीजिए और बताइए कि हाँ सर, ये पॉइंट में हमें समझ में नहीं आया, ये लाइन हमें समझ में नहीं आया। और हम 100 नहीं 110% कहते हैं कि वो सारे पॉइंटों के सारे डाउटों को क्लियर करने का गारंटी हम लेते हैं और क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आगे देखते हैं पौधों में पोषण। कहता है कि आखिर जंतु में पोषण तो देख लेते कि हाँ चलिए, जंतु में पोषण कितने प्रकार से होते थे, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, जो कि एक था स्वपोषण और एक था परपोषण। उसमें भी जो स्वपोषण देख लेते, परपोषण में भी 3 प्रकार थे। परजीवी था, सॉरी, उसमें जैसे अंतः पोषण था, बाह्य पोषण था, प्राणी संपोषी था, ये सब देखे थे। वैसे ही अब हम देखेंगे पौधों में पोषण क्या, कि पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, पौधे में पोषण कैसे होता है। तो कहता है कि पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। जैसे आप लोग को जंतुओं के पोषण में बताए थे कि उसमें भी स्वपोषण और परपोषण होता था, उसी तरह से पौधों में भी स्वपोषण और परपोषण होता है, और इसे भी स्वपोषी और परपोषी कहा जाता है। तो पौधों में स्वपोषी किसे कहेंगे, पौधों में या कह सकते हैं पोषण के आधार पर उन पौधों को हम स्वपोषी कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। जाहिर है कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, और जो पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। बिना प्रकाश संश्लेषण की क्षमता की कोई भी पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी दूसरे पे आश्रित है, वैसे वो भी आश्रित हो जाते हैं। आप लोग को पिछले क्लास में भी बताए थे एक चीज कि शायद अगर मानव में भी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल अगर होता, याद रखिए क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, तब अगर मानव में भी होता तो मानव भी अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित कर लेते हैं। लेकिन ये चीज केवल पौधों में ही होते हैं। और आगे एक चीज और देखिएगा, अभी तक आप लोगों ने पढ़ते आया हो कि केवल हरे पौधे में ही होते हैं, लेकिन नहीं, कभी कभी आप देखेंगे जैसे नदी में जो जल के अंदर जो जल पौधे रहते हैं उसमें लाल या भूरे कलर के रहते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हरे पौधे में ही होते हैं। सो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, हरे पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल के कारण वो पौधे हरे हो जाते हैं।
इतना याद रखिए। कोई जरूरी नहीं कि हर एक पौधे में क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। अगर पूछेगा कि स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं उनके पोषण के आधार पर उन पौधे को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। और जो पौधा अपना भोजन अगर स्वयं संश्लेषित करते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। जो पौधा अपना स्वयं भोजन संश्लेषित कर लेते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। कहता और इसमें भी कहा ना कि वो स्वपोषी तो परपोषी भी तो होगा। जैसे जंतु में देख लो कि उसमें भी स्वपोषी था और परपोषी भी था, जेका परजीवी कहत रहो, एगो परजीवी कहत रहो, तो उसमें भी पेड़ पौधे में भी क्या है, स्वपोषी और परपोषी भी है। तो स्वपोषी तो देख लिए कि जो पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी। याद रखिएगा, बार बार बता रहे हैं और ये हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो जो पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और जो स्वपोषी है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। अगला आप देखो कि वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं वे दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार के पौधों को दो भागों में बांटा गया है। जो पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, किसी दूसरे पे आश्रित रहते हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। जैसे जंतु वाला में दिखला होगा कि पूरा तीन भागों में बांटा गया था, एगो अंतःपरजीवी, एगो बाह्य परजीवी और एगो प्राणी संपोषी था। यही ना था, एक अंतःपरजीवी, एक बाह्य परजीवी और एक प्राणी संपोषी था। वैसे ही इसमें कोई प्राणी संपोषी हट गया है, दो को इसमें भी, जैसे कोई मृतजीवी और उसमें भी जो मृतजीवी था और एगो परजीवी था, एक मृतजीवी था और एक प्राणी संपोषी था। एक मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी उसमें भी था, जंतु वाले में भी। याद रखिएगा, जंतु वाले में कितना था, तीन था, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषी। तो इसमें पौधों में केवल प्राणी संपोषी हट गया, बाकी इसमें भी है परजीवी और मृतजीवी, इसमें भी है। जो पौधे अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, जो किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो भी दो प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक को कहा जाता है मृतजीवी और दूसरा का परजीवी, जबकि जंतु में एक और ऐड था, प्राणी संपोषी। तो हम आखिर अब देखेंगे, जैसे अगर मृतजीवी में पूछे कि मृतजीवी से अपना पौधा जो है भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो बरसात के दिन में देख लो कि कोई लकड़ी उकड़ी अगर सड़ गल जाता है, जो लकड़ी उकड़ी अगर सड़ गल जाता है तो उस पे जो है गोबर छत्ता उग जाता है, जेकरा अपना के यहाँ कहत ना कि हाँ छत्ता उजला उजला के मशरूम जेकरा कहत, ठीक है। तो वो अगर हो सकता है तो हम आपको फोटो दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है मशरूम का ये जो पौधा है, अक्सर आप लोग बरसात के दिन में देखे होंगे और इसको जहां भी देखे होंगे वहां उसके नीचे सड़े गले लकड़ी उकड़ी रहा होगा, पेड़ पौधा रहा होगा, उसी पे अक्सर ये उगते हैं और ज्यादातर ये बरसात के दिन में आप लोग देखे होंगे। ये जो है मृतजीवी कहलाता है, क्योंकि पौधा जो सड़ गल गया, जिंदा है कि मरल है, मर गया, तो वो जो है अपना सड़े गले पौधों से जो या फिर सड़े गले पदार्थों से जो ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी। और ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखिएगा तो यही आपका मशरूम है, जिससे हम लोग ऐसे देहाती भाषा में गोबर छत्ता भी कहते हैं। गोबर छत्ता कहते हैं, सब बच्चा देखा होगा कि अगर जैसा ही लकड़ी पूरी सड़ गया, बरसात उरसात आए, उसमें पानी मिलेगा, उसके बाद उसमें वो उग जाता है, सभी लोग देखे होंगे। तो ऐसे ही जो ये जो है सो अपना मृतजीवी विधि द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। आगे आपका देखिएगा कि दूसरा का मृतजीवी, जैसे देख ले कि मृतजीवी पौधे अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करते हैं। जैसे अगर उसका उदाहरण अगर याद रखो तो सबसे बड़ा उदाहरण आपका गोबर छत्ता रहेगा। मृतजीवी की क्या कहेंगे, जो पौधे अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, वैसे पौधों को हम क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। याद रखिएगा, वैसे पौधे में कौन सा पोषण होता है, मृतजीवी पोषण होता है। अगला है आपका परजीवी। अगला क्या है, परजीवी। तो परजीवी के मतलब तो समझ भी कर छु कि जो अपना भोजन स्वयं से न करे, एनिमी पर रहकर, यानी कि किसी दूसरे पर रहकर आश्रित है, अपना भोजन किसी दूसरे पर रह के ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी। ये आपको जंतुओं की पोषण में भी बताए थे और ये पौधों की पोषण में भी है, यानी कि परजीवी किसी दूसरे पर रह करके अपना पोषण
प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। जैसे अगर पौधों में परजीवी का सबसे बड़ा उदाहरण आपसे पूछे तो याद रखिएगा, नदी किनारे देखिए और चाहे जंगल झाड़ वाला में अमरबेल रहता है, एकदम धागा जैसे पीला पीला कलर का, किसी दूसरे पौधे पे क्या होते हैं, छा जाते हैं और उससे ही अपना जिस पौधे पे वो छाए हुए रहते हैं वही पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। अगर ना देख लो तो देख लो हो अमरबेल का भी देखे होंगे। ये देखिए ऐसा पेड़ आप लोग अक्सर नदी किनारे या फिर जहाँ ज्यादा घने जंगल उंगल हो वहां आपने देखे होंगे, और यही पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं। देखिए इसका अपना कोई मिट्टी से लगाव नहीं होता है, कोई भी अगर पौधे हैं तो कहां से कितना हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। एक चीज और याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से पौधा सिर्फ अपने पूरे भाग का 10% ही भोजन प्राप्त करता है, बाकी 90% जो है सो मिट्टी से करते हो। तो अगर कोई भी पौधा है तो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए चाहे कितना हो प्रकाश संश्लेषण कर ले, लेकिन जब तक उसका मिट्टी से जुड़ाव नहीं रहेगा तब तक वो अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता। लेकिन ये तो परजीवी है, एकरा तो मतलब है जहां से भोजन प्राप्त हो चुका है अपना करे के है, अपना करे के ना है, कोई दोसर पर आश्रित है, एकरा पर है कोई दूसरा पर, अपना को इसको टेंशन नहीं। इसलिए इसका जो कोई अगर जड़ कर सको, कोई भी भाग कर सको, मिट्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं, एकरा मिट्टी से कोई मतलब नहीं, अपना भोजन तो तैयार करे के है नहीं कि कोई दोसर के भोजन तैयार कर रहा है से खा लेता है, बाद में जाकर कोई पौधे को सुखा भी देता है। देख लो तो अक्सर कि जिस पौधे पे ये जाता है ये उसको पूरा चूस जाता है और चूसने के बाद फिर उसको सुखा देता है, ठीक है। तो आगे ऐसा पेड़ लगभग आप लोगों ने देखे होंगे और इसे हम लोग क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं। ये कोई दूसरे पौधे पे ही अपना पूरा जाल की तरह बिछा लेते हैं, छा जाते हैं, और जो पौधा प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन प्राप्त करता है और वही पौधा से ये जो है सो अपना भोजन अवशोषित कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इन परजीवी का अगर सबसे बड़ा अगर उदाहरण रखिएगा पौधों में तो याद रखिएगा अमरबेल का। मृतजीवी पोषण का अगर सबसे बड़ा उदाहरण रखिएगा तो याद रखिएगा वही मशरूम, जेकरा गोबर छत्ता कह छु। तो उम्मीद है कि आप लोग को पौधों में पोषण में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ कि हाँ चलिए मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं या फिर परजीवी पोषण किसे कहते हैं। अगर याद रखना हो आपको तो पुनः फिर से कहते हैं कि आप अगर हो सके तो वीडियो की इस भाग का स्क्रीनशॉट लेकर के लिखने के लिए क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते वे दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार के पौधों को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में, एगो मृतजीवी और एगो परजीवी। अब तरह से कुछ तो किया कि मृतजीवी केकरा कहता है, तो मृतजीवी पौधे अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, जैसे गोबर छत्ता। मृतजीवी पौधे अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण। दूसरा का है आपका परजीवी, जो कि परजीवी पौधे अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, जैसे कि देख लो गोबर अमरबेल के। अमरबेल क्या है, उसका अपना कोई जरूर नहीं है, वो डायरेक्टली कोई दूसरे पौधे पे आश्रित है और वही पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत नहीं होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आप कॉपी पे नोट करके याद कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी पे नोट करके याद कर सकते हैं, या फिर अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के कमेंट में जाकर के बता सकते हैं कि हाँ सर बताइए इसमें दिक्कत हमको मृतजीवी में, परजीवी में या फिर पौधे में पोषण कैसे हुआ, पौधे में पोषण कैसे होता है, कितने विधियों द्वारा होता है। कहीं भी कोई डाउट हो अगर समझने में, फिर या तो वीडियो आप बैक करके फिर से देख लीजिए, और नहीं तो कोई अगर डाउट हो कि हाँ हमें ये चीज समझने में नहीं आया है तो आप मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे चलिए हम देखते हैं अब का प्रकाश संश्लेषण। आखिर ये प्रकाश संश्लेषण है क्या, कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण तो देख रहे कि हाँ चलिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, फिर प्राप्त करते हैं, फिर संश्लेषित करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर तैयार करते हैं, ठीक। ये तो कह दिलो कि पौधा जो है सो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करे, बनाए, प्राप्त करे, ग्रहण करे, खा लेवे, कुछ भी कर लेवे, अपना जीवन यापन कर लेता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। आखिर प्रकाश संश्लेषण है क्या, इसमें होता क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए कहता प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें
हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। अब देखो कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण आखिर है क्या? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। अब कहो ये ग्लूकोज होय छै कते? ग्लूकोन डी होय छै से होय छै कि ना रे बबुआ, हम तू जे खाना खाछो कुछो खाछो चाहे कुछ भी खा लीजिए आप, सारा खाना जा करके वो किस चीज में बदलता है? ग्लूकोज में ही बदलता है। तो हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज से अभिक्रिया करके जल और ऊर्जा में विभक्त कर देता है। वही चीज है पेड़ पौधों में भी, कि पेड़ पौधे भी जो भी चीज प्रकाश संश्लेषण करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, जल की सहायता से, सूर्य की प्रकाश की सहायता से, ये सारी चीजें करके क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। हम लोग भी कोई भी खाना खाते हैं, कुछ भी खा ले, काजू किशमिश कुछ भी खा ला, सब ऐसे कह सकते हैं कि हाँ 4 प्रकार के हम लोग को उससे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, वसा हो गया और एक वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हो गया। जैसे ये चारों चीज प्राप्त होते हैं, उन चारों चीज से फिर हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। उन चारों चीज से फिर क्या होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो लास्ट में जाकर के किस चीज में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में। उसी तरह पेड़ पौधे में भी है कि जो भी अपना कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य की प्रकाश की सहायता से जो भोजन बनाने में सहायक होते हैं, उससे सबके सहयोग से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज बनाने के बाद वो बेचारे क्या करते हैं? फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम लोग ग्रहण करते हैं। अगर न रहते पेड़ पौधा तो ऑक्सीजन के लिए टावर पर चढ़े के तो फिर टावर पर चढ़वा हो तभी देखी रहा की हो रहा है से तो न चल रही है गाड़ो बाबा के रूप में। ठीक, तो हम लोग को ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे की आवश्यकता होती है। न पेड़ पौधा होता है तो टावर पर चढ़े के हो, तो टावर पर चढ़ लो तो वायरल हो फिर। ठीक है, अभी चढ़ाना होना है ना तो बराबर में से जा रहा है। चलिए आगे तक देखते हैं ये जो ग्लूकोज है कैसे इसके मतलब सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। आप देखिए कि रासायनिक समीकरण इसका है। एक चीज और, ये आपको जो दिख रहा है अभी आपका समीकरण किया हुआ है तो ऐसा दिखता है। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आपका समीकरण है अभी किया हुआ है, इसमें आपका CO2 और H2O है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। अभी ये 6 को आप भूला जाइए, अभी ये 6 को आप भूला जाइए, अभी ये 6 को आपको याद नहीं करना। ये केवल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल है आपका CO2 प्लस H2O। ये यानी कि ये दोनों मिल करके सनलाइट सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करती है? अभिक्रिया करती है। इन्हें दोनों मिल रहा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ये जल H2O, ये यानी कि CO2 प्लस H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधा क्या किया? अभिक्रिया किया। अभिक्रिया करने के फलस्वरूप अभी बताए हैं कि पौधा क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, जो कि C6H12O6 है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। अब कहो कि सर जी आखिर ये जो है ये 6 कहां से आ गया? ये जो है ये 6 कहां से आ गया? या फिर बाद में। और एक चीज और, ये जो प्लस ले आपका O2, ये ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस के रूप में ये मुक्त होता है। ठीक, तो अब हम तो सर जी आखिर ये जो 6 है कहां से ले? ये 6 कहां से आ गए? अभी तक है सर जी की खाली CO2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 भी होता है, H2O जल का है, आखिर ये 6 कहां से ले? तो एक चीज आप लोग अगर रसायन में पढ़े होंगे समीकरण तो अच्छे से याद होगा कि ये जो लगाया जाता है केवल हमें संतुलित करने के लिए लगाया जाता है। समीकरण को संतुलित करने के लिए। अगर संतुलित और असंतुलित समझ में नहीं आता होगा तो आप हमारे रसायन शास्त्र वाले क्लास जाकर के देख लीजिएगा, 100 नहीं 108% अच्छे से समझ जाएंगे। हालांकि थोड़ा सा आपको इसमें हम बता देते हैं कि आखिर एक चीज और याद रखिए कि जब भी कोई समीकरण अगर संतुलित नहीं हो तो मान्य नहीं होता है। जब भी कोई समीकरण अगर संतुलित नहीं हो तो वो मान्य नहीं होता। अब आखिर कहो कि हम संतुलित और असंतुलित समझे तो समझे कैसे? संतुलित और असंतुलित हम मानेंगे कि कैसे, कि कौन समीकरण संतुलित है और कौन समीकरण असंतुलित है, कैसे जानेंगे? तो याद रखिएगा बाबू
कि आपका ये जो अभिक्रिया करता है, तीर के चिन्ह जो रहता है अभिक्रिया के फलस्वरूप इधर आया है, आई तीर के चिन्ह के इन्ने जो रहे छै ओकरा हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। यानी कि अभिकारक के मतलब कि अभिक्रिया में भाग लिया है, जो अभिक्रिया हुआ है, जो अभिक्रिया करके ये ग्लूकोज बनाया C6H12O6 जो बनाया है वो कैसे बनाया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के बनाया है। तो ये जो भाग ले अभिक्रिया में ओकरा हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो ये अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल। ये अभिक्रिया वाले तीर के चिन्ह देख लो, एक बाद एकरा हम लोग प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल। ये जो अभिक्रिया में बायां साइड वाला जो भाग ले गया इसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक का मतलब कि अभिक्रिया में भाग लिया है, काम किया है अभिक्रिया में, ठीक ना, इसलिए इसे अभिकारक कहा जाता है। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल मिलाकर के क्या बना दिया? ग्लूकोज बना देती। कोई नया पदार्थ बनले ना, जैसे अगर जल और चीनी को मिला तो शरबत नया बने थी ना, वैसा ही बन रही है नया। तो जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल। अब एक चीज याद रखिएगा कि अभी हम आपको बताए कि आखिर ये 6 कहां से आया, तो हम आपको बोले कि सर संतुलित करने के लिए आया है 6। आखिर संतुलित और असंतुलित हम जानेंगे कैसे कि कौन संतुलित है कौन असंतुलित है, या फिर हम इसको संतुलित करेंगे कैसे, या फिर इसको हम संतुलित करेंगे कैसे। ये चीज समझ जाओ तो थोड़ा रसायनों में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो संतुलित और संतुलित अगर समझ गए हो तो थोड़ा केमिस्ट्री में भी कोई दिक्कत न हो, तो न समझ हो तो सब तक दिक्कत हो। तो चलिए देखिए, तो अभी आपको हम बताएं कि अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया के पहले जो रहता है वो क्या कहलाता है? अभिकारक। अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थों का निर्माण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिफल। तो एक साइड देख लीजिए अभिकारक, एक साइड आप अभिकारक मान लीजिए और दूसरा का साइड क्या मान लीजिए? ये प्रतिफल है। दूसरा का साइड प्रतिफल है, बीच में आपका ये अभिक्रिया होता है। अब देखिए कि हम कैसे जानेंगे कि संतुलित है कि असंतुलित है। आखिर 6 आया तो आया कहला हिया, ये तो पहले से खाली कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ देख लो कथी रहे, कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड ही था और जल ही था। तो ये आखिर 6 रही कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड को तो CO2 बोलते हैं, जल को तो हम H2O बोलते हैं। आखिर 6 आया तो आया कहाँ से? तो यही चीज है कि इसको संतुलित करने के लिए 6 लगाया गया है। अब कहो कि संतुलित और संतुलित क्या? तो देखिए अधिकारक और प्रतिफल में कोई दिक्कत ना, और दिक्कत तो बताइए ना, तो फिर से एक वीडियो बैक करके देख लीजिए। भूलवा हो तो झुलवा हो, हमेशा बोलते हैं कि भूलिएगा तो झूलिएगा, ना वीडियो देखना भूलिएगा और नहीं समझने में भूलिएगा, ना तो साल भर तक झूलिएगा। ठीक है, तो अभिकारक और प्रतिफल देखिए, यानी कि जो अभिक्रिया का पहले है, जो अभिक्रिया में भाग लिया है उसको अभिकारक बार बार बोलते हैं। जब ज्यादा बार रिपीट करते हैं उसको याद रखें, आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी रिपीट करते हैं। जहां हमें लगता है कि थोड़ा लिए ज्यादा जरूरी नहीं हुआ, थोड़ा सा हम अपने स्पीड पकड़ लेंगे, लेकिन जिस चीज को ज्यादा बार अगर रिपीट करते हैं तो याद रखें कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उस टॉपिक के लिए माना जाएगा। तो अधिकारक और प्रतिफल देखिए। अब देखिए इसमें जो आपका पदार्थ होता है, जो तत्व कह सकल, जो अणु कह सकल, और ओकर जो परमाणुओं की संख्या होता है वो दोनों ना अभिकारक में और प्रतिफल में दोनों में समान होनी चाहिए। दोनों में क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तब वो संतुलित माना जाएगा। अगर दोनों में अभिकारक और प्रतिफल में उसके अणु या फिर अणुओं में परमाणु की संख्या या फिर पदार्थ भी कह सकल हो, जो पदार्थ है सब पदार्थ है ना, है CO2 भी पदार्थ है, H2O भी पदार्थ है, सब क्या है? पदार्थ है। या फिर ऐसे और ज्यादा तोड़वा हो तो अणु कह सकल हो, तो उस अणु में जो परमाणु की संख्या होती है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे कहो कि परमाणु की संख्या कैसे, यहाँ अगर है तो C के क्या गो परमाणु संख्या है? 6 गो। हाइड्रोजन के क्या गो है? 12 गो। ऑक्सीजन के क्या गो है? 6 गो है। ठीक, ये उसका परमाणु संख्या होता है। तो ये ना आपका प्रतिफल और अभिकारक दोनों में बराबर होनी चाहिए, दोनों में समान होनी चाहिए, तब तो वो संतुलित माना जाएगा, और नहीं तो वो असंतुलित। और जो असंतुलित है वो समीकरण मान्य नहीं होगा, वो समीकरण कभी मान्य नहीं हो सकता है जो संतुलित नहीं है। तो आखिर अब देखिए कि इसमें आपका भाग लिया था केवल CO2 और H2O,
इससे बनाया बेचारा सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूरज के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाया, जिसको ग्लूकोज में देख लो कि कार्बन कै गो है 6 गो, कार्बन कै गो है 6 गो, कार्बन देखिए 6 गो, हाइड्रोजन देखिए 12 गो और ऑक्सीजन देखिए कै गो 6 गो है। लेकिन ई में अगर देखबो उससे पहले तो कथी रहा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कै गो था कुछ न है, कार्बन सिंगल एगो रहा, कार्बन एगो था। अभी याद रखिएगा, इस 6 को भूल जाइए, इस 6 को अभी याद न रखिएगा। इसमें अगर देखिएगा तो हाइड्रोजन कै गो था 1 गो था, ठीक, ऑक्सीजन कै गो था, सॉरी हाइड्रोजन 2 गो था, ऑक्सीजन कै गो 1 ही था। तब देख रहा हो ना कि दोनों में उधर हाइड्रोजन 12 गो था, इन्ने 2 गो है बेचारा, उन्ने कार्बन 6 गो है, इन्ने 1 गो है बेचारा, इन्ने ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन O2 तो उसका लिखा ही जाता है सेम ही था, तो उधर ऑक्सीजन 6 गो था, आखिरी तो अभी असंतुलित है। इसे संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ हमारा कौन कौन है, एक C है अभिकारक में, C कै गो, A गो O है, O2 है, AO O2 उसका लिखा ही जाता है, प्लस फिर यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कै गो 2 गो, फिर ये ऑक्सीजन कै गो 1 गो। अब इसमें अगर प्रतिफल में देखिएगा तो C कै गो 6 गो, H कै गो 12 गो, O कै गो 6 गो, और ये तो आपका O2 जो है सो मुक्त हो जाता है। ये मान लो क्या 6 गो, इसको बाद में किया गया है, केवल O2 ही मुक्त होता है, ये भी 6 आपका संतुलित करने के लिए लगाया गया है, ठीक। ये जो ऊपर की वो चीज होता है तीर का, ये ऑक्सीजन मुक्त होता है, गैस मुक्त होता है उससे, याद रखिएगा। अगर ये ऐसे देने रहते हैं अभिक्रिया करता है, अगर ऊपर देने रहते की चीज तो ये ऑक्सीजन उसमें से मुक्त होता है, यानी कि छूटता है, वायुमंडल में जाता है वो निकल करके। देखा तो वो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और मिलकर के जब पौधा अपना भोजन बनाते तो वही भोजन बनाकर ऑक्सीजन छोड़ते जो हम लोग लेते हैं, ये ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कार्बन 1 गो है, ई में कार्बन 6 गो है, प्रतिफल में ये संतुलित है नहीं है। इसमें ऑक्सीजन 1 गो है, इसमें पहले हाइड्रोजन देखना चाहिए, इसमें हाइड्रोजन 2 गो, इसमें हाइड्रोजन 12 गो है, ये संतुलित है नहीं है। तो अब इसी को संतुलित करने के लिए क्या करते, दोनों में इनमें अगर 6 गो थे, इनमें 6 गो कर देते। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, संतुलित करने के लिए हम किसी को अपन हक पर छीन न सके, 6 गो है, हम दोसर के दे सकलिए हम, लेकिन कोई से छीन नहीं सकते हैं। किसी को हम दे सकते हैं लेकिन किसी का जो है उसमें से छीन नहीं सकते हैं। यानी कि प्रतिफल में कार्बन कै गो है 6 गो, तो एकरा हम 5 गो छीन न सकलिए हैं, लेकिन एकरा ये गो है तो हम 6 गो कर सकलिए हैं, 6 गो दे सकलिए हैं, 1 से 6 बना सकते, 5 गो और दे सकते हैं, लेकिन एकरा से छीन न सकते। कहियो कोई समीकरण करबो तो एकरा कहियो छीन न सकलो, दोसर के दे सकलो हम, पूरा सकलो हम बराबर करे के लिए। दूसरा का इसमें भी देखिए O2, इसमें भी ऑक्सीजन देखिए, हाइड्रोजन देखिए, ये दोनों यानी कि असमान है। इसी को समान करने के लिए आप देख रहे हैं क्या किया जाता है, दोनों को बराबर किया जाता है, प्रतिफल और अभिकारक को, प्रतिफल और अभिकारक को क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। तब देखिए आपका देखिए कि यहाँ सॉरी ई आपका ऑक्सीजन निकल रहा है, इसमें जो था कार्बन क्या गो 6 गो था, यहाँ भी उसको 6 लगा दिया गया है। अब क्या हो गया, इसमें भी कार्बन 6 गो, उसका देखिए हाइड्रोजन इसमें 12 गो था, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो था, एक आगे 6 लगे। एक चीज याद रखिए, जब कोई अणु हो या फिर तत्व या फिर पदार्थ का ओकर अगर बाद में जो संख्या लगल रहे तो केवल उसका मान दर्शाता है कि कितना परमाणु की संख्या है। तो अगर कोई तत्व अगर दे रहे एबीसीडी कुछ भी मान ला कि कोई दिन लेकर आगे अगर कोई संख्या दे लगे तो एक बाद वाला सब तत्व का मान उतना ही हो जाता है। मान लो कि 6 देते तो एक बाद जितना रहता है सबका मान 6 रहेगा। अगर बाद में है तो केवल उसका जेकर बगल में जैसे अगर H2 है तो केवल हाइड्रोजन 2 गो होता है। अगर मान लो कि कभी-कभी देखो तो क्लोरीन के लिए Cl2 है तो ये खाली एक मान सकूं क्लोरीन 2 गो, अगर आगे दे लगे कभी और 2CHCl या कुछ भी दे दीजिए तो पूरा के मान जो है ना 2 ही रहेगा उसका परमाणु संख्या। लेकिन अगर उसके बाद अगर कोई दे दिया है तो केवल इसका मान रहेगा जितना आगे लगल रहता है ओकर। ठीक, तो आगे आप देखिए याद रखिएगा। और जिकर आगे पीछे दोनों दे ले रहे संख्या, जिसका आगे पीछे दोनों दे ले रहे, जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन के आगे इधर आगे 6 और इधर बाद में 2 दे ले है, इन दोनों के बीच में हम गुना कर देते। क्या करते हैं, हमेशा गुना करते। 6 दूना कितना 12, इधर भी हाइड्रोजन 12 इधर भी 12 हो गया। अब देख लो इन्हें
ऑक्सीजन क्या हो गई एक आगे तो 6 लागल है, तो 6 तो सबके मान है, अगर एकरो आगे यहां पे पूरा तो 6 गुना 12 ऑक्सीजन भी हो जाता, लेकिन 2 है न है, तो ये केवल एक आगे लगल है, तो एकर मान कितना है 6 है। बताए है कि जब अगर पहले अंक लगल रहे तो उसका मान जो अंक दिया हुआ सबका वही रहेगा, पर बाद अगर कोई मान दे दिया तो दोनों के बीच में गुना कर देते हैं। तो ऑक्सीजन क्या गो यहाँ 6 गो, ये हम ऑक्सीजन क्या गो 6 गो। अब देख लो यहाँ O2 था, यहाँ O2 था, तो यहाँ तो 2 देले है वही 6 रहा है, फिर अगर 6 और 2 के गुना कर दे कितना 12, कितना होगा 12। यहाँ भी देख लीजिए आप 6 और 2 को कीजिएगा तो 12, या फिर अगर डायरेक्ट अगर O2 के तो देखो एक छोड़ दो 12 ना, अगर O2 लिखा है तो क्योंकि सिंगल वो लिखा नहीं जाता है ऑक्सीजन का भी O, तो ये ऑक्सीजन क्या को 6 गो यहाँ भी और यहाँ भी क्या को 6 गो। अब देख लो दोनों सब बराबर हो गए, संतुलित हो नहीं लगा वैसे, अगर ये संतुलित है तो ये समीकरण मान्य है, अगर संतुलित नहीं होता तो ये समीकरण मान्य नहीं होता। और एक चीज अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप वीडियो को रोक रोक करके आराम से देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। कोई डाउट हो तो मैसेज करके जरूर बताइएगा इसके लिए। और आपको अगले क्लास में और बेहतर रूप से जो कि केमिस्ट्री का क्लास होगा उसमें आपको रासायनिक समीकरण इतना आसान तरीका में बताएंगे, इतना आसान तरीका में बताएंगे कि आप कोई भी समीकरण को एकदम हलवा की तरह अगर न तोड़ दिए तो फिर मेरा भी नाम गुंजन यादव नहीं। तो ये देख लिए ना, और ये मेरा वादा नहीं, ये पक्की इरादा है कि आप लोगों को इतना आसान तरीके से केमिस्ट्री का रासायनिक समीकरण बताएंगे कि फिर से कहते हैं कि मेरा चैलेंज है कि अगर क्लास 6 का बच्चा अगर 10th का रासायनिक समीकरण अगर नहीं बनाया तो मेरा चैनल पर सब भाग जाइएगा, गलत कमेंट कीजिएगा। अभी तक खुलेआम चैलेंज देते हैं कि गलत कमेंट कीजिएगा कि हम फालतू का क्लास कराते हैं, फालतू का चैनल है, फालतू का टॉपर 1.0 बैच है। आप एक दिन अपने साथ में क्लास 6 के बच्चे को रखिएगा और एक तरफ मेरा क्लास दिखाएगा उसको। तब कोई भी हम कहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी हो, या फिर अगर हमारे जो टीम पढ़ाते हैं वो भी कोई सब्जेक्ट हो, देख लीजिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी खुद हम हैंडल करेंगे। और उसमें हम चैलेंज देते फिर से बार बार कहते हैं कि अगर आप तो क्लास 6 का बच्चा क्लास 10th का अगर नहीं समझा तब उसमें कहिए कि फालतू का चैनल है। अगर न हलवा बना करके रख दिए केमिस्ट्री को तो फिर कहिए केमिस्ट्री से ना डर लगे छोड़ो, सारा डर भगा दे। एक और बोले थे ना पढ़ने का मन न करता है, डर है, आइए ना हमारा क्लास में पढ़ना भी मजबूरी बना देंगे। न कैसे समझबो तो दब तो न समझबो कारी से पिया दे तू अब हमारे क्लास में खाली, ठीक है। तो ये चैलेंज है मेरा कि देखिएगा जब हमारा क्लास आएगा रसायन शास्त्र का, उसमें अगर आपको रासायनिक समीकरण फिर से कहते इतना हलवा तरीके से इतना हलवा बनाएंगे इतना आसान तरीके से कि आप कभी भी आपके अंदर ये डर ना होगा कि कोई अगर पूछ दिया कि बाबू बतावा CH2 क्या है, तो क्या है, H2O क्या है, CO2 क्या है, फिर जल कैसे बन रही, कोई पदार्थ नया का निर्माण कैसे होगा। अभी तो हम आपको ये बताए हैं तुक्का तुक्की वाला विधि से कि हाँ 6 ने लगा दिली 6 ने लगा दिली है, तो अहो क्लास में कि दोनों विधि कर बताओ बीज गणित विधि से कोई नहीं बताया होगा रासायनिक समीकरण का हम चैलेंज देते हैं। देखिएगा कहीं आप अपने क्लास पढ़ते भी होंगे तो सब छोड़कर भाग जाए कभी अनुमानित विधि से तोरा बता दिली कि यहाँ कार्बन एक गो रहे 6 गो पूरा तो संतुलित होते नहीं तो न होता है। अगला आखिर आप कैसे 6 लगाए हैं वो भी हम आपको बताएंगे, खाली जुड़े रहेगा हमारे क्लास से। और जहाँ जो डाउट हो डायरेक्ट आप कमेंट करके बताइए। और कुछ बच्चे का मांग था फिर से कहते संस्कृत क्लास के लिए, तो बहुत जल्दी आपको अपने चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग बने रहिएगा। बहुत खुशी मिलता है कि कुछ बच्चे मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे और संस्कृत का क्लास मांग रहे थे, तो इससे खुशी मिलता है। खुशी क्या, हमारे टीम अपनी तैयारी में लगे, थोड़ा सा कोई व्यक्तिगत कार्य के कारण अभी वो नहीं आ रहे हैं क्लास में और बहुत जल्द आएंगे। और हम जहाँ तक प्रयास करते हैं कि आपको सोमवार को मिल जाएगा, ठीक। और आगे चलिए आज तब तक के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा काफी लंबा हो चुका है, आप लोग अगर ज्यादा समय देंगे तो वीडियो देख ही नहीं पाइएगा। इसलिए मेरा एक ही मकसद है कि जो भी बना है छोटा ही अभी बनाते हैं, लेकिन आप लोग देखिए पूरा। अगर छोड़िएगा तो भूलिएगा, भूलिएगा तो भूलिएगा, छोड़ दिए वीडियो तो भूल जाइएगा तो फिर एक साल तक भूल जाइएगा। इसलिए जो भी वीडियो हो कभी 1 मिनट भी फालतू का समय हम इसलिए नहीं लेते हैं कोई जैसे आकर के ना मजाक करने लगे, हा ही करने लगे, वो नहीं। जो भी वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी माना जाएगा और वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला दिन बताएंगे कि आखिर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या क्या कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है, तब जाकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। या फिर जो जो पदार्थ की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में उस पदार्थों का
प्रकाश संश्लेषण में क्या अपना भूमिका रहता है, क्यों पदार्थ क्या अपना भूमिका निभाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तब तक के लिए इतना ही और अगला क्लास मिस नहीं कीजिएगा। धन्यवाद।